Second law says, if we want to change the condition of momentum की कंडीशन कैसे चेंज होती है? मोमेंटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो उसकी डेफिनेशन कैसे चेंज होगी? या तो उसका मास चेंज हो या उसकी वेलोसिटी चेंज हो। ओके, एक कार जिस स्पीड से चल रही है, अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? उसका मोमेंटम कम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ये जो मोमेंटम कम होता है, इसका अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, रेट का मतलब क्या? टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब है एक सेकंड में कितना चेंज होना, दैट इज नोन एज टाइम रेट। सो टाइम चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फिर से सुनिए, एक बॉडी जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, वो मूव करती है और इनर्शिया का लॉ हमको क्या सिखाता है? इट विल कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। v वेलोसिटी से मूव करते जा रही है, उसका मोमेंटम mv है, लगातार mv है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी आधी रह गई, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया? आधा हो गया। क्यों ऐसा हो गया होगा? तो एक नियम है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमको क्या बोलता है कि अगर मोमेंटम चेंज हुआ, पक्का उस पर फोर्स लगा होगा। बिना फोर्स लगे मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, कितना फोर्स लगा होगा? तो उसका आंसर है हर एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हुआ है, वही क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं? फोर्स। उतना फोर्स लगा। जैसे पहले एक चीज का m इंटू वी 1000 था, मास इंटू वेलोसिटी 1000, मोटरसाइकिल चले जाएगी। थोड़ी देर में हमने देखा उसकी वेलोसिटी कम हो गई और अब उसका मास इंटू वेलोसिटी 800 हो गया एक सेकंड में। पहले 1000 था, एक सेकंड बाद 800 हो गया, तो कितना मोमेंटम कम हो गया? 200। तो हम ये कहेंगे बाहर से इस पर फोर्स लगा। कितना फोर्स लगा? 200। तो यही जो मोमेंटम कम होता है, उसी को ही हम क्या मेजरमेंट मान लेते हैं? फोर्स का मेजरमेंट। तो हमने कहा कि जल्दी मोटरसाइकिल को रोकना है, ज्यादा ब्रेक लगाओ, ज्यादा ब्रेक लगा दी। अब हमने क्या देखा? अगले 1 सेकंड में 800 जो स्पीड उसका मोमेंटम था, स्पीड और कम हुई, फिर मास इंटू वेलोसिटी किया, अब वो 400 आ गया। अब अगर वो 400 आ गया, पहले 800 था, तो चेंज कितना हो गया? एक सेकंड में कितना चेंज हुआ? 400। तो अब हम क्या कहेंगे? हमने कितना फोर्स लगाया? 400। बस जितना मोमेंटम चेंज होता है, भले कम हो जाए भले ज्यादा हो जाए, उस चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स के लिए हमने रिकैलकुलेशन नहीं की, इट इज सो सिंपल। तो जो मोमेंटम का चेंज होगा वही फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स करता ही क्या है? वेलोसिटी को चेंज करता है, यानी मोमेंटम को चेंज करता है, उसके इफेक्ट को चेंज करता है। तो जितना चेंज होगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना चेंज होगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना चेंज होगा। यही लॉ ऑफ मोमेंटम है, सॉरी, यही सेकेंड लॉ है, यही सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स है। सेकेंड लॉ rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body or a particle is proportionate to force applied on it. तो जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना हमको फोर्स लगेगा, तभी वो मोमेंटम चेंज होगा। सो फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू
rate of change of momentum, rate of change of momentum P क्या चीज है तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं E is equal to mv. What is this? Momentum. मोमेंटम क्या है? P. उसका सिंबल बनाया हमने. फिर से मोमेंटम m into v. थोड़ा सा इस बारे में और देखिए. This is a vector quantity. V is a vector quantity. V की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो V की डायरेक्शन होगी. मोमेंटम पे मोमेंटम का यूनिट बताइए. kg मीटर पर सेकंड. kg मीटर पर सेकंड. दिस इज मोमेंटम. अभी ये वाला लॉ करने के बाद हम लोग फिर मोमेंटम के बारे में और कंटिन्यू करेंगे पढ़ना. एंड वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें ही हम ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो हम लोग पहले लॉस. सो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसके पास मास है, वेलोसिटी भी है. अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया या उसके मास में चेंज हो गया तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा. और जब भी मोमेंटम में चेंज होगा उसका रीजन क्या होगा कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा है. और वो फोर्स कितना होगा उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ उतना फोर्स उस पर लगा होगा. सो दिस इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू d by dt of rate of change of momentum. अब इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k d by dt of p. p क्या चीज होती है? मोमेंटम. ये dp का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम. हमने माना एक ऐसी बॉडी मूव कर रही है चलते 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 जिसका मास तो चेंज नहीं होता पर वेलोसिटी चेंज होती है. नॉर्मली हमारे आसपास जितनी चीजें हैं उन सब में यही होता है कि मास नहीं बदलता है. भले मोटरसाइकिल हो, कार हो, आदमी की बॉडी हो या जो भी हो, जब भी चलते हैं वेलोसिटी कम ज्यादा होती है, मास नहीं बदलता है. तो मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है. तो चेंज इन मोमेंटम किसे कहेंगे? एक आदमी v1 वेलोसिटी से चल रहा है, थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है. तो पहले उसका मोमेंटम mv1, बाद में उसका मोमेंटम mv2. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? ये हम अपनी लैंग्वेज पे आ जाते हैं. पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u. तो मोमेंटम mu था. बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v. मोमेंटम mv. व्हाट इज द चेंज? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये क्या लिखा हमने? dp डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम पीरियड लगा t और ये k. अब इसमें और एक स्टेप आगे लेते हैं. Force is equal to K and को कॉमन निकाल लिया. क्या बचा? V minus u upon t. V minus u upon t इसका फॉर्मूला है A. What is the acceleration? Change in velocity per unit time. V minus u upon t. That is A. So force is equal to what? K into m into A. What is K? Constant of proportionality. अब constant of proportionality हमको पसंद नहीं आता. हम लोग हमेशा उसको 1 कर देना चाहते हैं. So that हमको ना उसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और उसका कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा. How can we make K is equal to 1? Class 11 और 12 दोनों जगह बार-बार आपको ये जरूरत पड़ेगी. जब भी हम प्रोपोर्शनल के नियम बनाते हैं, नियम हमेशा नेचर में प्रोपोर्शनल के ही बने हैं.
कि हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज बढ़ रही है। कांस्टेंट हमको निकालना पड़ता है कि एक को हम डबल करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ती तो है, पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कितने गुना बढ़ती है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मोमेंटम को हमने चेंज किया, 2 गुना कर दिया, क्या फोर्स 2 गुना लगाना पड़ेगा कि 4 गुना लगाना पड़ेगा, कि थोड़ा सा आधा की फोर्स लगाइए और मोमेंटम चेंज हो गया, कितना वो कौन बताएगा कि। तो लेकिन हमको क्या पसंद नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा बस, हम चाहते हैं कि इसको बंद करें। अब इसमें एक चीज याद रखिए, दैट इज वेरी पिक्यूलियर थिंग एंड दैट इज वेरी स्पेशल नॉलेज कि के को कैसे बंद किया जाता है। सुनो, इसमें के को छोड़कर बाकी कौन कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इन दोनों की यूनिट हमने बनाई हुई है, लेकिन जिस दिन ये लॉ बनाया उस दिन तक फोर्स की यूनिट नहीं बनी थी। अभी पहले आपने फोर्स पढ़ा नहीं पढ़ा, आज पहली क्लास हो रही है जिसमें हम फोर्स पढ़ रहे हैं। आज हम फोर्स पढ़ना शुरू करेंगे। मास तो पढ़ चुके हैं मेजरमेंट में, एक्सीलरेशन भी हम पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड, फोर्स नहीं पढ़ा। तो जो इसमें से एक क्वांटिटी आज हम पहली बार डिफाइन करने जा रहे हैं, हम उसका फायदा उठाते हैं। हम उसका ये फायदा उठाते हैं कि उसकी डेफिनेशन इस तरह की बनाएंगे कि के 1 हो जाए। उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्योंकि पहली बार आया फोर्स। तो हम आज डिसाइड करेंगे कि 1 फोर्स क्या होगा, 1 यूनिट फोर्स किसको बोले। और हमने बड़ी आसानी से कर दिया, हमने कहा कि ऐसा करिए, एक मास लाइए 1 केजी, एंड कितना हो गया 1 केजी। उसको धक्का दीजिए फोर्स से, इतना धक्का दीजिए कि उसमें एक्सेलरेशन आ जाए, कितना 1 मीटर पर सेकंड। तो ए भी कितना कर दिया हमने 1। कम फोर्स लगाएंगे तो उतना एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हमने सिर्फ उतना एक्सेलरेशन लगाया कि एक्सेलरेशन कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, लगा दिया उतना फोर्स। अब आगे क्या करना, हमने कहा ऐसा करो, उस फोर्स का नाम रख दो 1 न्यूटन, उसका मेजरमेंट कितना रख दो 1 न्यूटन। तो अब एफ की भी हमने क्या रख दी, वैल्यू 1 रख दो, सबकी वैल्यू 1 1 1। तो के कितना हो गया 1। और इस तरह से हमने एफ की नई डेफिनेशन बनाई और हमारे लिए लगेगी क्या था कि अभी तक एफ की डेफिनेशन नहीं थी। तो जब भी हम कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहली बार जब उसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास लिबर्टी होती है कि हम अपने मन से बनाएं। हमने अपने मन से एफ की डेफिनेशन क्या बनाई, एफ इज दैट फोर्स which will create an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg. उतने फोर्स को क्या बोलेंगे 1 यूनिट फोर्स। देन ये न्यू डेफिनेशन के बाद F कितना आ गया, न्यू डेफिनेशन if m is equal to 1, a is equal to 1, then F is equal to 1 kg mass, 1 meter per second square acceleration, then whatever force is required we will call it 1 unit, उसका नाम रख देंगे न्यूटन। That force we will call 1 Newton. Putting these values, इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखिए 1 kg, 1 this will create 1 force। तो ये कितना आ गया 1, के की क्या वैल्यू आ गई 1। इस तरह से हमने जबरदस्ती के को क्या बना दिया 1। इसमें हमको क्या करना पड़ा, एफ की डेफिनेशन बनानी पड़ी, बना दी क्योंकि पहली बार तो कोई ना कोई डेफिनेशन बनानी नहीं थी। तो इस तरह से एफ की डेफिनेशन बना के हमने के को बंद कर दिया। अब अगर के को हमने बंद कर दिया तो ये फॉर्मूला, therefore
therefore F is equal to m into a, therefore F is equal to m into a। ये कंडीशन आ गई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया सेकंड लॉ से। This is conclusion of the second law, and this tells us that how force is to be calculated. The measurement of force is mass into acceleration. Now, unit of the force is Newton. Unit Newton. Symbol capital N. Is it a scalar quantity or vector quantity? So the force is always having direction. या फोर्स इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा। इधर फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर फोर्स लगाएंगे इधर मूव करेगा। इसलिए फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो F इज ए वेक्टर। ठीक, और एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? जिस तरफ फोर्स लगाया जाएगा। Direction of A. So F is a vector quantity. It has direction of acceleration. It has unit Newton. It has symbol and अब इसके डायमेंशन बताइए। Yes, you all know that mass. This is L T minus 2. So this is basic information about force. फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से निकाल चुके, फोर्स की कैलकुलेशन सेकंड लॉ से निकाल चुके, m into a। ठीक, ये फोर्स के बारे में काफी चीजें अभी तक हमको पता लग गई। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है कि फोर्स की कैलकुलेशन तो हमको पता लगी। अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेकंड लॉ, and you will promptly say F is equal to ma. So remember, F is equal to ma is not the second law. This is conclusion of the second law. Second law, तो ये this is second. Rate of change of momentum of the body is proportionate to force applied on it. This is second law. Okay? इसको सिंबल्स में लिखिए, तो इसको सिंबल्स में ऐसे लिखिए। This is second law, not this. This has a further calculation. इसको हमने dp को डिफाइन किया, फिर dp अपॉन dt की वैल्यू निकाली, फिर k को 1 किया। ये सब करने के बाद रिजल्ट क्या है? F is equal to ma. So this is conclusion. This is calculation. पर अगर सिंपली सेकंड लॉ पूछा जाएगा तो वो force is proportional to rate of change of moment. ठीक है, ये थोड़ा दोनों के शब्दों में अंतर है। What is second law? It is not F is equal to ma. F is equal to ma is calculation based on second measurement of force. ठीक, तो ये फोर्स के बारे में हुआ। अब इसमें दो चीजें हम लोगों ने और स्टडी करनी है सेकंड लॉ में, एंड व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल के बेसिस पर भी आते हैं। दैट इज मोमेंटम, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और उसके बाद दूसरी क्वांटिटी आएगी दैट वी विल स्टडी। सो फर्स्ट वी विल स्टडी मोमेंटम। ओके, मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा है। इसमें मोमेंटम इज हर ऐसी बॉडी के पास जिसके पास मास होता है और वेलोसिटी होती है, तो उसके पास मोमेंटम भी होता है, राइट? ओके, अब अगली चीज, क्या ये मोमेंटम चेंज हो सकता है? आंसर इज यस, चेंज हो सकता है अगर हम उस पर फोर्स लगाएं। फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है? मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता जब तक, लेकिन फोर्स लगाने से चेंज होगा। तो कंजर्वेशन का ये मतलब मत समझिए कि मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। मोमेंटम चेंज होता है। कब चेंज होता है? फोर्स लगा। मेरे हाथ में एक आटे का टुकड़ा है
और मैंने उसको ऐसे दीवार में फेंका, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम है, वो जाके दीवार में चिपक गया, रुक गया, मोमेंटम कितना हो गया उसका? जीरो। मोमेंटम कंजर्व हुआ क्या? नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम 50 स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लॉ है तो इसका मोमेंटम कहां चला गया? एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग बनाएंगे इसका मोमेंटम कहां चला। तो पहले तो एक बात ये समझिए कि हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ पढ़ते हैं ये एक सिंगल बॉडी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? सिस्टम के। और सिस्टम कब बनता है? जब एक से ज्यादा पार्टिकल हो, दो पार्टिकल, कम से कम दो पार्टिकल। ओके, एक पार्टिकल के लिए भी ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा, ये तो वही लॉ है जो फर्स्ट लॉ, क्या वेलोसिटी कंजर्व होती है। अगर वेलोसिटी कंजर्व है, मास कंजर्व है, तो नेचुरली मोमेंट कंजर्व है, ये फर्स्ट लॉ ही है। स्पेशल हमको क्या पढ़ना है कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कैसे कंजर्व होता है। एक सिस्टम में एक से ज्यादा मेंबर हैं, कोई ऐसा कारण हुआ, कोई ऐसा, अच्छा सिस्टम कब बनता है? जब सब के सब कैसे चल रहे हो? एक समान एक जैसी वेलोसिटी से चल रहे हो, भले वो वेलोसिटी जीरो, सब खड़े हैं, या सब के सब एक समान एक जैसी वेलोसिटी से चल रहे हो। उसमें सडनली कुछ ऐसा हुआ कि किसी एक बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो उसके मोमेंटम का क्या होगा? मोमेंटम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी चेंज होने से। अगर एक मेंबर का मोमेंटम कम या ज्यादा हुआ तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो नेचर ने हमको बताया ये अलाउ नहीं है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज होना अलाउ नहीं है, एक मेंबर का मोमेंटम चेंज होना अलाउ है। क्यों? मोमेंटम चेंज की शर्त हमको मालूम है, क्या कंडीशन है मोमेंटम चेंज होने की? फोर्स लगाइए और उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो फिर से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारे मेंबर हैं, उन सब के मोमेंटम को मिलाकर किसका मोमेंटम बनता है? पूरे सिस्टम का मोमेंटम बनता है। किसी भी एक बॉडी को अपना मोमेंटम चेंज करने की फ्रीडम है बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाकर वो अपना मोमेंटम चेंज कर सकता है, लेकिन उसके मोमेंटम चेंज के कारण पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। पूरे सिस्टम का मोमेंटम उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, जैसे दो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, दो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी है 10 and 10। ये एक सिस्टम है 10 10। चलते चलते दोनों का मास भी बराबर है, चलते चलते इसने इसको धक्का मार दिया, जैसा आप लोग जनरली करते हैं। अच्छा, अगर इसको धक्का मार दिया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 से 12, इसका मोमेंटम बढ़ गया। आपको क्या लगता है जब आप इसको धक्का मारते हो तो आपकी वेलोसिटी 10 रहेगी या कम हो जाएगी? यस, ये प्रैक्टिकली हमने देखा। इसने इसको पुश किया, इसकी वेलोसिटी 12 हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी रह गई? 8। इसका मोमेंटम कम हो गया, दोनों का सम करिए, अभी भी कितना? 12 + 8 20। पहले भी कितना था? 10 + 10 20। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मेंबर का मोमेंटम चेंज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा। दिस इज बस बड़ा सिंपल लॉ है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि किसका मोमेंटम चेंज होना और किसका नहीं। ठीक है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको थोड़ा इन वर्ड्स लिख लेते हैं।
कितना लॉ है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। अब ऐसे लॉ लिखने से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन लॉ यही है, ठीक है। और समझनी वो सब चीजें हैं जो आपने समझी, उसको नोट कर लेते हैं, नोट करने से कुछ मना नहीं। Momentum of individual measure may change. Due to application of force. ये चीजें आपको पूरा डिटेल में समझाती हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दो बॉडी है, दोनों की वेलोसिटी 10 है और दोनों ऐसे जा रहे हैं, दे आर मेंबर ऑफ द सिस्टम। ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स को आप क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स? इंटरनल फोर्स। इसने इंटरनल फोर्स लगाया, ये हो गया 12, ये हो गया 8, अभी की सम कितना है 20। ठीक, अब आप बड़ी शान से आए, आपने दोनों को ऐसा रोक दिया, दोनों की स्पीड 4 और 4 हो गए, मोमेंटम चेंज हो गया पूरी बॉडी का। कंजर्वेशन का लॉ कहां चला गया? आंसर नहीं एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स क्या था, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। हमने क्या बोला था, आपस में जो मारपीट करना है कर ले, तब तक क्या होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। बाहर से कोई आ गया मोमेंटम चेंज, समझ में आया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब तक लगता है, जब तक फोर्सेस कौन से हैं, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस में नहीं। इंटरनल अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि फोर्स का नियम है, इट विल चेंज द मोमेंटम। समझ में आया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या है, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसी न किसी फोर्स के कारण होगा, और वो फोर्स हमेशा अंदर का फोर्स होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। अंदर का फोर्स कैसे होता है, हमने एक बंदूक ली, एक बंदूक के अंदर एक गन शॉट है और गन है और एक शॉट है और उसके अंदर बारूद भरा हुआ है। ये सब चीजें एट रेस्ट है, जीरो पोजीशन पे। जैसे हम ट्रिगर को दबाते हैं गोली पर फोर्स लगता है, वो जो शॉट पर फोर्स लगा किसने लगाया, बारूद से लगाया।
बारूद जला, बारूद जला, उसका फोर्स लगा, फोर्स का मेंबर था कि नहीं था? तो ये वाला फोर्स कौन सा हो गया? इंटरनल फोर्स। अब हम क्या देखते हैं, 0-0 दोनों का मोमेंटम था, गन का भी और शॉट का भी। शॉट ऐसे आगे भागा, इसका मोमेंटम हो गया 100, तो गन पीछे भागी -100। सम कितना हुआ? 0। पहले जब खड़े थे तो सम कितना था? 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स लगा बुलेट पर बुलेट का फोर्स कहां से आया? अंदर से, बाहर से नहीं आया। हमने क्या किया? बारूद नहीं है, पूरी गन को उठा के मार। अब क्या गन भी चल रही है 20 से और उसके अंदर की बुलेट भी चल रही है 20 से। मोमेंटम पूरा कितना हो गया? 20। पहले मोमेंटम क्या था? 0। कंजर्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो क्या है? एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल। तो कंजर्वेशन कब तक होता है? जब तक फोर्सेस इंटरनल। फिर से देखिए, एक बोट के ऊपर एक आदमी खड़ा है किनारे पे, और किनारा उससे 1 कदम दूरी पर है। उसने छलांग मारी, किनारे पे चला गया, बोट पीछे चली। क्यों? पहले जब दोनों खड़े थे तो मोमेंटम कितना था सिस्टम का? 0। बोट का भी 0, आदमी का भी 0, टोटल भी 0। आदमी ने फोर्स लगाया अपने पे, अपने मसल से फोर्स लगाया और उसने नाव को पीछे ढकेला, खुद आगे कूद गया। ठीक है, जब वो आगे कूद गया तो उसके पास एक प्लस मोमेंटम आ गया। अब नाव पीछे गई, उसके पास माइनस मोमेंटम आ गया और नेट मोमेंटम कितना हो गया? फिर से 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये जो फोर्स लगाया था किसने? आदमी ने। किस पर लगाया? बोट को धक्का दिया। बोट और आदमी दोनों उस सिस्टम के मेंबर हैं, आपस में घर की बात है। इसलिए मोमेंटम कैसा है? कंजर्व। समझ में आया? तो मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब फोर्स मेंबर्स एक दूसरे पर लगाते हैं और उनके कारण उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, उनका मोमेंटम चेंज होता है। देन कंजर्वेशन इज देयर। और अभी आपने 2 बड़े फेमस एग्जांपल सुने। वन इज बोट एंड मैन and one is gun and the bullet. Gun, bullet या ये जो तोप चलाते हैं, तोप से गोला निकलता है, ये बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं कि अगर उस गोले की वेलोसिटी इतनी आ गई है, कार्ट्रिज की वेलोसिटी इतनी आ गई है, then what will be the velocity of the gun in back direction. ठीक है? तो ये this is a very famous formula that if there is a gun of mass m and there is a bullet of mass m, then what was the initial momentum? 0. ठीक है? उसके बाद ये बुलेट यहां से निकली, ये m किसका है? बुलेट। ये m किसका है? गन। हमने बुलेट को फायर किया और बुलेट की वेलोसिटी हो गई v और गन की वेलोसिटी हो गई V। ये अब भी दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0, because there is no external force, it was their internal force and the momentum should be conserved. mv plus mv should be 0. Then how much will be this v equal to? ये इधर जाएगा -mv अपॉन m। इस वेलोसिटी में माइनस क्या दिखाता है? ये वेलोसिटी किस तरफ होगी? पीछे की तरफ। दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल शब्द हम लोग काफी यूज करेंगे।
जब भी किसी को धक्का मारा जाता है तो धक्का मारने वाले को पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण जो भी इफेक्ट होते हैं ऑल ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिकॉइल। ठीक है, तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन माइनस m अपॉन n इनटू v। ये वेलोसिटी पीछे आती है इस गन की वेलोसिटी, और इसमें मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम कितना होता है m मल्टीप्लाइड बाय v, एंड इसकी कैलकुलेशन हम किससे कर सकते हैं? हम इसकी कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं क्योंकि ये mv किसके बराबर है? किस mv के बराबर है? एक प्लस है और एक माइनस। ठीक है, इस तरह से हम उस mv को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी। वैसे ही बोट और कर्सर उसका होता है। ठीक, इसके बाद एक और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज इंपल्स। पर इंपल्स से पहले एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अलग अलग टाइम में अलग अलग शब्दों में लिखा गया। One very simple word for that is every action has a equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction। और जैसा कि सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, ये पढ़ने से हमको कंप्लीट कंडीशंस नहीं पता लगता। इसलिए कंप्लीट कंडीशंस के लिए हम इसको फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। उस एक्सपेंशन को हम समझ जाएंगे, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको याद रख सकते हैं that every action has equal and opposite reaction। पर इसकी डिटेल्स क्या है? इसकी डिटेल्स क्या है? सबसे पहली चीज, there should be interaction between two bodies। एक सिंगल बॉडी पर थर्ड लॉ नहीं लगता। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस रेफरेंस में है? सिस्टम। वैसे ही जो थर्ड लॉ है, दिस इज फॉर टू बॉडीज व्हिच आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। इस क्लस्टर को हमने इस फ्लोर पर रख दिया, दिस इज वन सरफेस एंड दिस इज वन सरफेस। Two bodies, they make this third law applicable। तो थर्ड लॉ एप्लीकेबल के लिए हमको कम से कम कितनी बॉडीज चाहिए? दो ही चाहिए। In interaction between two bodies, the force applied by one body on the other creates a reaction which is equal and opposite to the action। फिर से इसको नोट कर लेते हैं।
physical contact में एक्शन रिएक्शन पे है। एक बॉडी दूसरी पर जितना फोर्स लगाएगी उतना ही दूसरी बॉडी पहले वाली पर फोर्स लगाएगी और उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। One will be known as action, other will be known as reaction. So action is equal and opposite to reaction. This is third one. ठीक है? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब अगर मैं एक कार को धकेल रहा हूं और उस पर 1000 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो कार वापस कितना फोर्स लगाएगी? 1000 न्यूटन। फिर कार आगे की तरफ क्यों चली जाती है? हाँ, तो उसने रिएक्शन भी तो लगाया उल्टे डायरेक्शन में फोर्स। ओके, अब इसके लिए तो एक छोटी सी चीज पहले और पढ़नी है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसके दो एक्शन हो सकते हैं। एक, बॉडी चलेगी, दूसरा बॉडी नहीं चलेगी। वेरी ऑब्वियस। अगर नहीं चलेगी तो फोर्स का क्या होगा? तो आंसर है फोर्स उसको दबा देगा। फोर्स उसको दबा देगा, उसको डिशेप कर देगा। ओके, ये एक बॉडी है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूं। देखिए केस नंबर 1, ये दबाया, ये बॉडी नहीं चली। ठीक है, नहीं चली तो इसकी शेप का क्या हुआ? डिशेप हो गई। दूसरा, मैंने दबाया और ये चल पड़ी। अब ये डिशेप हुई क्या? नहीं। फोर्स अपना असर जरूर दिखाता है। क्या असर दिखाएगा? वो हमेशा मोशन स्टार्ट करेगा। अगर वो मोशन नहीं कर पाया, मोशन स्टार्ट नहीं कर पाया, मूवमेंट नहीं हुआ, तब भी वो क्या करेगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम कर देगा। इसको ये फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये फोर्स का इफेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन करे, हमेशा मोशन करे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दीवार के साथ सिर मारिए कुछ नहीं होता बोलते हैं। तो आप फोर्स लगाइए और नहीं, then you will say what happens to our formula, force is equal to mass into acceleration. The wall has not accelerated. Then what happens to force? उस समय देखिए फोर्स के कारण वॉल नहीं चली। तो कोई भी बॉडी जब मूव करती है उसके पास एक्सेलरेशन होता है। जब उसके पास एक्सेलरेशन होता है तो जरूर उस पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना होता है? F is equal to m into a। फिर से, किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है? F is equal to m into a। इसमें ये F हमेशा क्या पैदा करेगा? एक्सेलरेशन। पता है? If a body is moving with velocity v, क्या इस पर फोर्स लग रहा है? नो। ए है क्या? नहीं, तो इसके पास फोर्स नहीं लग रहा है। इसके पास क्या है? यस, इसके पास मोमेंटम m into v। लेकिन फोर्स नहीं है। फोर्स अगर लगेगा तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज सेकंड लॉ। फोर्स हमेशा क्या करता है? मोमेंटम को चेंज करता है। फोर्स चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला ma होता है,
मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। mv मास इनटू वेलोसिटी। जब कोई बॉडी मूव कर रही है उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा। कब तक? जब तक उसमें एक्सीलरेशन नहीं हो, जब तक उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो। तो फोर्स लगाएंगे, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सीलरेशन होगा। पर दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं। ओके, उसमें क्या होता है? उसमें थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे ही हमने वॉल पर फोर्स लगाया, उसने रिएक्ट किया और एक उल्टा फोर्स लगा दिया हमारे हाथ पे। ठीक है? एनीवे, ये चीज को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर समझा देना चाहता हूं। देखिए, पहले एक्शन रिएक्शन पे है। इस बॉडी को हमने यहां छोड़ा, ये नीचे गिरी। क्यों नीचे गिरती है? कौन फोर्स लगाता है? अभी तो इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब किसी ने फोर्स लगाया। पक्का कौन लगा रहा है फोर्स? ग्रेविटी। और ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। फोर्स दो तरह से लगाए जाते हैं, जिसको आगे जाके हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक फोर्स वो होते हैं जो कांटेक्ट करके किए जाते हैं, जैसे ये, इसको मैंने हाथ लगाया और हाथ से ऐसे धकेला, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। दूसरे फोर्स वो होते हैं जो फील्ड फोर्स होते हैं, जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिसमें मैंने इसको छोड़ दिया और अर्थ ने इसको खींच लिया बिना कांटेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे फोर्स होते हैं, फील्ड फोर्स। मैग्नेटिज्म में भी ऐसे फोर्स होते हैं और ग्रेविटेशन में भी ऐसे फोर्स होते हैं, which are non-contact force, they are known as field force. ओके, तो इसको ऐसे अर्थ नीचे खींच रही है और नीचे जा रहा है, जाते 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 यहां तक पहुंचा। अब ये और नीचे नहीं जा रहा है। क्या इसके नीचे अर्थ नहीं है? है? फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? आप बड़ा सिंपली बोलते हैं टेबल बीच में आ गया। नहीं, तो क्या अर्थ का फोर्स लगना बंद हो गया? फोर्स तो अभी लग रहा है, फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? नहीं, फिजिक्स में इसका आंसर याद रखो। फिजिक्स में इसका आंसर ये है, कोई भी चीज चलने के लिए उस पर नेट फोर्स चाहिए। इसके पास अब फोर्स नहीं रहा। कैसे नहीं रहा फोर्स? इसको अर्थ अपनी तरफ नीचे खींच रही है। ये जब ऐसे नीचे जा रहा है तो जाते हुए रास्ते में टेबल आया, तो इसने टेबल पर फोर्स लगाया नीचे जाने के लिए। टेबल ने थर्ड लॉ अप्लाई किया और थर्ड लॉ अप्लाई करके उसने किस पर फोर्स लगा दिया? इस पे, क्योंकि टेबल पे फोर्स इसने लगाया और टेबल ने इस पर फोर्स लगा दिया किस डायरेक्शन में? ऊपर। अब इस बॉडी की बात करें। इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक इसको अर्थ नीचे खींच रही है, दूसरा टेबल इसको ऊपर धकेल रहा है। टेबल वाले फोर्स का नाम क्या? रिएक्शन। अर्थ वाले फोर्स का नाम क्या? ग्रेविटेशन। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पर। तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये बॉडी है, इस बॉडी पर ये टेबल एक फोर्स ऊपर लगा रहा है, इसका नाम क्या है? रिएक्शन। इस पर अर्थ नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ये जो कि इसका वेट है, दैट इज एक्शन। हम इसको एक्शन मत बोलिए, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। दोनों कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। वेक्टर लॉ लगाइए, नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अगर इसके पास नेट फोर्स 0 है तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। F is equal to ma, a is equal to f upon m। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। This will not move, इसलिए यहां पर समझ में आ गया? राइट। अब दूसरी चीज समझिए, इसमें टेबल पर फोर्स, वो दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने कार को पीछे से धकेला 1000 न्यूटन से, तो कार ने उल्टा रिएक्शन कितना लगाया? 1000 न्यूटन, और कार चल पड़ी। तो मैंने धक्का दिया तो कार चल पड़ी। चल पड़ना किस चीज की निशानी है? कि उसको नेट फोर्स लगा। फोर्स के कारण ही मोशन होता है।
फोर्स के कारण ही एक्सीलरेशन होता है। कार अगर चली ये इस बात की निशानी है कि उस पर फोर्स लगा। पर अगर मेरा लगाया हुआ फोर्स और कार का लगाया हुआ फोर्स एक्शन रिएक्शन बराबर है तो इनको कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कार चली क्यों? कार को चलने के लिए फोर्स कहां से? ओके, तो ये सीक्वेंस को थोड़ा समझिए और याद रखिए हमेशा। सुनो, मैंने फोर्स किस पर लगाया? तो कार पर एक फोर्स लगा। किसने लगाया? मैंने। कार ने रिएक्शन का फोर्स लगाया किस पे? मेरे पे, मेरी बॉडी पे लगाया। ठीक, वो वाला फोर्स उसने किस पर लगाया? मेरी बॉडी पर। अब बताओ कार पर कितने फोर्स लगे? एक ही दो? मैंने कार पे फोर्स लगाया था और किसी ने कार पे फोर्स लगाया क्या? नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो तो नीचे लगे ही जा रहे हैं। आमने सामने की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने कार पे फोर्स लगाया तो कार को किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। तो कार पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक। तो नेट फोर्स बना कार पे, तो कार आगे बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी? अब आप बोलोगे कि कार के फोर्स ने, कार ने जो रिएक्शन किया उस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया। आंसर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूं? कार पे। और कार जो फोर्स लगा रही है वो कार पे लगा रही है क्या? नहीं, तो मेरे पे लगा रही है। तो मेरे पे लगाया हुआ फोर्स कार पे लगाए हुए फोर्स को कैंसिल कैसे कर सकता है? ठीक है, इस बात को समझिए। आपने एक स्टूडेंट ए को बुक दी, दूसरे दिन जाके बी को बोला कि मेरी बुक वापस, वो करेगा? नहीं करेगा। अरे आपने ए को बुक दिया है तो वापस कौन करेगा? हाँ, तो बी से आपको कैसे मांगेगा? तो देखिए, हमने फोर्स किस पे लगाया? कार पे। ठीक है, और कार ने किस पे लगाया? हम पर लगाया। अब कार पे कितने फोर्स लगे? एक ही दो? एक ही तो लगा ना, दूसरा फोर्स रिएक्शन का तो हम पे लगा। अब कार पे जो एक फोर्स लगा उसके कारण कार आगे जाएगी, हमारे पर जो एक फोर्स लगा उसके कारण हम पीछे जाएंगे। लेकिन हमने पहले से अपना इंतजाम किया हुआ है कि जब हम पीछे जाएंगे तो हम अपना पैर हटा देंगे जमीन पे और उस फोर्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे? ग्राउंड पे। अब हम ग्राउंड को पीछे दबाते हैं एज ए रिएक्शन। ग्राउंड क्या करता है? हमको दबाता है। अब हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं। कार किधर फोर्स लगा रही है? पीछे। अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? आगे। हमारी बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ? क्योंकि दो फोर्स लगे। नेट फोर्स 0 हुआ, हमारी बॉडी वहीं खड़ी है। कार पे नेट फोर्स कितने हैं? एक। उस फोर्स के कारण क्या पैदा हो गया? m × a, एक्सीलरेशन, कार आगे चलती है। इस तरह से हम कार को आगे बढ़ाएंगे। समझ आया? तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो कोई भी बॉडी कब आगे मूव करेगी? जब उस पर एक नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स के कारण ही बॉडी आगे चलती है। नेट फोर्स कैसे बनता है? कार पर हमने इधर फोर्स लगाया, उसको सामने कोई बैलेंस करने नहीं आया, तो इस फोर्स का नाम हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। कार ने हम पर फोर्स लगाया इस तरह, इधर से अर्थ को बैलेंस करने आ गए और इस फोर्स का नाम क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स। आपने कार को धक्का दिया, पैर के नीचे केले का छिलका आ गया। अब आपने फोर्स नहीं लगाया, अब आपका फोर्स भी कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड। आपकी बॉडी पीछे गई, रिजल्ट गए। ठीक है, तो ये होते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। तो मोशन किसके कारण होता है? अनबैलेंस फोर्स के कारण। अनबैलेंस फोर्स के कारण मोशन होता है। और अगर फोर्स को कोई बैलेंस कर दे तो नहीं होता। इस पर mg जब तक लग रहा है इस पर फोर्स हो रहा है, अब इसके रिएक्शन ने उसको बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस हो गया, मोशन खत्म। नेट फोर्स 0 हो गया, मोशन खत्म। ये समझ में है? ये
सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, फोर्स हमेशा पेयर में क्रिएट होगा। अगर मुझे कार को आगे धकेलना है तो मैं पहले कार को पीछे धकेलूंगा, फिर कार को आगे धकेलूंगा। ये फोर्स को बनाने का नियम है। ठीक है, उसको हम फिर से बाद में लेंगे अगली क्लास में। अभी एक चीज सिर्फ हम नोट कर लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन के जो दो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स cannot cancel each other. Action and reaction force cannot cancel each other because they act on different bodies. Because they act on different bodies. Cancellation के लिए क्या चाहिए? For cancellation, forces must act on one body. Must act on the same body. Forces must act on same body. आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसको दबाएं और ये कुर्सी उलझ जानी शुरू हो जाए। फोर्स आप जिस पर लगाएंगे इफेक्ट उसी पे आएगा। तो एक्शन रिएक्शन ये किसी भी बॉडी को मूव करना है या नहीं करना, उसके लिए उस एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स आपको मालूम करना चाहिए। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कौन करेगा? जो एक ही बॉडी पर फोर्सेस काम करते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ के बारे में बात करते। अब हम लोग इन लॉज के बारे में और इम्पल्स के बारे में अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक सर्टेन न्यूमेरिकल